हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2022-23 के रिगार्डिंग होने वाला है। तो कल जैसे कि मैंने आपको अपडेट दिया था कि जो आपका यूपी के लिए यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए जितने भी कॉलेजेस वगैरह हैं या स्कूल्स हैं, तो उसमें जो भी एलिजिबल है स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए तो वो अप्लाई कर सकता है और उसकी जो लास्ट डेट है उसको 26 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी तक ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म फिल नहीं करा है, तो वो जो है 26 दिसंबर तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स का एडमिशन अभी हुआ है, जैसे बीएससी नर्सिंग में हुआ है या और भी अगर अदर कोर्सेज हैं जैसे बीए है, बीटेक है या फिर मास्टर्स कोर्सेज हैं, तो उनमें भी जो है आप उसके लिए भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 11th 12th है या 9th 10th है। ठीक है, तो 9th क्लास से लेके ऊपर तक जितने भी यूजी पीजी कोर्सेज हैं, अगर आपने किसी में भी एडमिशन लिया है तो आप स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा कि स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो किस तरीके से फिल करना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और फॉर्म जो है आप मोबाइल से ही फिल कर सकते हो, आपको कोई भी साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप स्टेप वाइज जो है देखना है, जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपको जो है अपना एप्लीकेशन इसका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो फिल कर लेना है। ठीक है, तो एक बार पूरी वीडियो आप एंड तक देख लेना, उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि सिर्फ फॉर्म फिल करने से ही जो है आपके स्कॉलरशिप का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, आपको उसके आगे भी काफी सारे स्टेप्स करने होंगे, प्रोसीजर्स करने होंगे, और वो जो मैं आपको अगली वीडियोस में बता दूंगा। ठीक है, तो इसलिए जो आप चैनल पर जरूर बने रहना, और क्योंकि इसके जो भी रिलेटेड अपडेट्स आएंगे उसके बारे में जो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। तो अब जो ये फॉर्म है वो किस तरीके से फिल करना है उसको देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल में जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं वहां पर आपको गूगल में सर्च करना है यूपी स्कॉलरशिप। तो जब आप ये सर्च करोगे यहाँ पर जो पहली वाली वेबसाइट है scholarship.up.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, आप क्लिक करने के बाद जो है कुछ पेज जो है ये इस तरीके का यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे मैं क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा हूं तो ऊपर यहाँ पर 3 डॉट्स आते हैं, 3 डॉट्स पर क्लिक करके जो है आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट सिलेक्ट कर लेना है। तो डेस्कटॉप साइट जब आप ओपन करोगे तो पूरा पेज यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा स्क्रीन पर। अब ये जैसे ओपन होगा यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देख सकते हो, उसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो होम का आइकन बना हुआ है, होम के आइकन के बगल में स्टूडेंट लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो अभी हम लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो हमें जो है रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद जब आप लॉगिन करके अपना फॉर्म पूरा कंप्लीट फिल करोगे तो आपको फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करना होगा। और रिन्यूअल उनके लिए है जो पहले ऑलरेडी मतलब पिछले साल जो है रजिस्ट्रेशन अपना कर चुके हैं, यानी कि जो 2nd या 3rd या फिर 4th ईयर में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपकी यहाँ पर कैटेगरीज आ जाएंगे। अगर आप SC ST जनरल कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पर पहले वाले सेक्शन में से सिलेक्ट करना है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको सेकंड वाले सेक्शन में से सिलेक्ट करना है, और अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से हो तो आपको 3rd वाले सेक्शन में सिलेक्ट करना है। अब माइनॉरिटी कौन है, जैसे कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ठीक है, तथा पारसी, तो ये जो है इनमें लिखे गए हैं। ठीक है, जो भी अगर इस मतलब इन रिलीजन से बिलोंग करता है तो वो जो है ये 3rd वाला माइनॉरिटी कैटेगरी सिलेक्ट करेगा। अब आप अगर कोई भी कोर्स में एडमिशन आपने लिया है, जैसे बैचलर्स में लिया है या फिर मास्टर्स में लिया है, तो आपको जो ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है वो करना है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। प्री मैट्रिक आपका जो है वो आपका 9th 10th के लिए है, और जो पोस्ट मैट्रिक है वो आपका 11th 12th के लिए है। और बाकी 12th के अबव जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे डिप्लोमा हो गया, ठीक है, बैचलर्स कोर्सेज हो गए, मास्टर कोर्सेज हो गए, उनके लिए आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट सिलेक्ट करना है। तो अब मैं सपोज आपकी जो भी कैटेगरी है आपको उसके सेक्शन में से ये सिलेक्ट कर लेना है। सपोज अगर मैं ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप करके आपको दिखाता हूं तो मैं ओबीसी कैटेगरी में यहां पर जाऊंगा, और तीसरा वाला जो ऑप्शन आ रहा है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे यहां पर एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा जो कि हिंदी लैंग्वेज में है। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, यहां पर आप इसकी लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो भी आपको यहां पर एंट्रीज करनी है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही करनी होगी। ठीक है, तो यहां पर मैं बता देता हूं आपको क्या क्या फिल करना है। तो पहले नंबर पे आपका यहां पर जिला जहां पर छात्र या छात्रा अध्ययनरत है, तो आपको यहां पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यूपी में से जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर आपका कॉलेज है, जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हो, वो आपको यहां पर ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद शिक्षण संस्थान, तो जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे तो 2nd नंबर पे फिर आपसे पूछा गया कि आपका इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। तो जो भी आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे उस डिस्ट्रिक्ट के ऑटोमेटिकली जो है सारे इंस्टीट्यूट की लिस्ट यहां पर आ जाएगी, और आप यहां पर जो है 2nd ऑप्शन में शिक्षण संस्थान जो है, इंस्टीट्यूट जो है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद क्या है, 3rd वाले में पूछा है वर्ग या जाति समूह, तो आपको जो है यहां पर जो भी ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे मैंने ओबीसी ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है तो वही आएगा। अगर आप SC ST जनरल करते हो तो वो आ जाएगा। जो भी आपने पहले
क्लिक करा था, ठीक है, फर्स्ट पेज पे जो भी क्लिक करा था वही आ जाएगा, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे रिलीजन पूछेगा, तो यहाँ पर अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद छात्र या छात्र का पूरा नाम हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर, तो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको अपना पूरा नाम यहाँ पर मेंशन करना है। नाम के आगे किसी का भी नाम हो, चाहे आपका हो, फादर का हो या मदर का नेम हो, उसके आगे मिस्टर, मिस या मिसेस या मास्टर ऐसा कुछ भी आपको कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ नाम लिखना है, ठीक है। और पूरा नाम होना चाहिए मार्कशीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है वो आप यहां पर एंटर कर दोगे इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद अपने फादर का नेम यहां पर एंटर करोगे। उसके बाद 7th नंबर पे जो है आपका मदर्स नेम आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 8th नंबर पे आपका जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना है। तो DDMMYYYY इस फॉर्मेट में आपको जो है एंटर करना होगा, यानी कि पहले आपको डेट एंटर करनी है, उसके बाद स्लैश, फिर आपको मंथ एंटर करना है, उसके बाद स्लैश, फिर आपको ईयर करना है। और ये जो है डेट आपकी 2 डिजिट्स में होनी चाहिए। मान लो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 6 अप्रैल 1999 है, ठीक है, तो 1999 तो 4 डिजिट एज इट इज आ जाएंगे। 6 अप्रैल यानी कि 6 अगर 2 डिजिट्स में हमको बनाना है तो 06 लिखना होगा, और अप्रैल यानी कि 4 होता है तो उसको भी 2 डिजिट में करना होगा, यानी कि 04 आ जाएगा। तो 06/04/1999। तो इस तरीके से जो आपको डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट में फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद आपसे जेंडर यहां पर पूछा जाएगा, जेंडर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद विवाहिता की स्थिति में ये आप छोड़ देना है, आप लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ मैरिड लोगों के लिए, ठीक है। जो मैरिड कैंडिडेट हैं उनको बस यहां पर अपना नेम जो है फिल कर देना अगर उनके नेम में कोई चेंजेस आए हैं। उसके बाद हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, यानी कि जो 10th आपने पास करा है वो कौन सी ईयर में करा है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। 12th नंबर पे हाई स्कूल का बोर्ड, यानी कि 10th आपने कौन सी बोर्ड से करा है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक, तो 10th का जो आपका रोल नंबर है मार्कशीट पर आपकी लिखा होगा उसमें से देख के आप फिल कर देना। और यहाँ 2 बॉक्सेस बने हैं तो सेकंड वाले में करना है, क्योंकि फर्स्ट वाले बॉक्स में सिर्फ 2 ही डिजिट्स एक्सेप्ट करेगा, इसलिए सेकंड वाले में कर देना, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर पे विद्यालय संस्था का नाम व पता, तो इसमें जो आपको अपने स्कूल का नेम लिख देना है जहां से अपना आपने क्लास 10th पास किया था, ठीक है। और एड्रेस जो है पूरा मत लिखना कि कहां पर है, किस गली में, ऐसा कुछ नहीं लिखना, बस स्कूल का नाम लिखना है और उसके आगे उसकी जगह लिख देनी है। जैसे सपोज अगर आपका स्कूल कानपुर में था तो सिर्फ स्कूल का नाम और आगे कानपुर लिख देना, ठीक है। उसके बाद है मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज एडवाइस करूंगा कि अगर आपके पास ऐसा मोबाइल नंबर है जो आपके आधार से लिंक है और साथ ही आपका वो बैंक अकाउंट में भी है, तो वही वाला आप मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना, ठीक है। तो ये आपके लिए एक टिप है। और दूरभाष नंबर इसको छोड़ देना 16 नंबर पे। 17 नंबर पे ईमेल है तो स्मॉल लेटर्स में अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड एंटर करना होगा। पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर कर लेना, बाकी सारे स्मॉल लेटर कर लेना, कुछ नंबर्स कर लेना, और फिर एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैशटैग या डॉलर का साइन, इस तरीके से आपको अपना एक पासवर्ड बना लेना है। वो आप 18 नंबर पे एंटर करोगे, वही सेम पासवर्ड 19 नंबर के कॉलम में ऐड करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चर कोड लिखा हुआ है, वो आपके में कुछ और लिखे आएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है 69174, तो ये लास्ट वाले बॉक्स में लिखा हुआ है, जैसे ऊपर दिया गया कोड नीचे बॉक्स में टाइप करें, तो ये आपको यहाँ टाइप कर देना है। इतना पूरा फॉर्म कंप्लीट करने के बाद जो आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करोगे आपका रजिस्ट्रेशन, पहला रजिस्ट्रेशन पार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्म भरने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये जो है मैं एक बार फिल कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। मैं आपको बता दूंगा आगे ये कैसा होता है, ठीक है। तो ये जो है मैं एक बार पूरा फिल करके फिर सबमिट कर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आप अब जब अपनी डिटेल्स को एंटर करके सबमिट पर क्लिक करोगे, सबमिट पर जब सक्सेसफुली आपका फॉर्म फिल हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो भी डिटेल्स है, तो मैंने जो भी ऐसी रैंडमली डिटेल्स यहाँ पर फिल करी है तो वो डिटेल्स यहाँ पर मुझे शो हो जाएंगी, ठीक है। तो वो शो होने के बाद आपको इस पेज का जो है स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। और इसमें जो है आपको यहाँ पर एक जो है एक नंबर मिलेगा, ठीक है, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। पहला जो पॉइंट है रजिस्ट्रेशन संख्या, ठीक है। तो इसके आगे जो नंबर है इसी से हम लोग अभी लॉग इन करेंगे, और पासवर्ड जो अभी हमने बनाया है उसको यूज करके जो है अभी हम लोग लॉग इन करके फिर अपना पूरा फॉर्म जो है फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, तो प्रिंट पे क्लिक करके आप इसको अपनी गैलरी में भी सेव कर सकते हो, अदरवाइज आप इसका जो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जो है अब हमें कहां पर जाना है, अब फिर से हमको वहीं पर जाना है, ठीक है। तो मैं जो उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, और यहां पर जो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं जो होम पर क्लिक कर देता हूं। तो ऊपर होम लिखा है, वहां पर आप जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप फिर से वहीं पर पहुंच गए। अब यहां पर जो स्टूडेंट वाला सेक्शन है इस पर क्लिक करके आपको फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करना है, ठीक है। फ्रेश लॉगिन पर जब आप क्लिक करोगे यहां पर, ठीक है, तो फ्रेश लॉगिन पे आप देख सकते हो, ये फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये अभी प्रॉपरली हाँ, अब आप देख सकते हो फ्रेश लॉगिन के सामने जो है काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमने जो है पोस्ट मैट्रिक अदर देन स्टूडेंट वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ना हमें प्री मैट्रिक पे करना है, ना इंटरमीडिएट पे करना है, ना अदर स्टेट पे करना है, हमें किस पे करना है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर। तो तीसरे वाले ऑप्शन पर जो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ।
तीसरे वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का पेज यहाँ पर ओपन आएगा। तो यहाँ पर ऊपर जो डिटेल्स फिल करी हुई है उन पर ऑलरेडी मार्क किया हुआ, उनको एज इट इज रहने देना। उसके बाद यहाँ पर लिखा है थर्ड पॉइंट रजिस्ट्रेशन संख्या बने, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो अभी हमको मिला वो यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद उसके नीचे वाले जो फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पर आपको जो बॉक्स खाली मिल रहा है इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है जो आपने वहां एंटर करी है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला आपका पासवर्ड है, तो नेक्स्ट में अपने पासवर्ड एंटर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो नीचे यहाँ पर बॉक्स है वहां पर आपको एक कैप्चा कोड फिल करना है, जैसे यहाँ पर 36122 लिख कर आ रहा है, तो ये जो है आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ये सब फिल करने के बाद जो सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो मैं सभी डिटेल्स को एक बार फिल कर लेता हूँ, उसके बाद हम जो है आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने सभी डिटेल्स को एंटर कर लिया है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर जो मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो सबमिट पर हम जैसे क्लिक करेंगे अब हमारे पास हमारा पर्सनल जो लॉगिन डैशबोर्ड है वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हमको स्टेप वाइज आगे मूव करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्टेप 2 फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म में काफी सारे स्टेप्स यहाँ पर मेंशन होकर आ रहे हैं। जैसे पहला रजिस्ट्रेशन है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म है, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, फिर इनकम या कास्ट सर्टिफिकेट या ऑथराइजेशन, फिर आधार ऑथराइजेशन, ठीक है, फिर एप्लीकेशन लॉग, फिर रिसीव हार्ड कॉपी एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ स्टेप्स हैं। तो यहाँ पर जो हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया और आप देख सकते हो उस पर ग्रीन कलर का मार्क आ रहा है। अब जो हमें सेकंड स्टेप यहाँ पर फॉलो करना है वो करना है हमें एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल दी गई है, जैसे कि एप्लीकेंट का फोटोग्राफ, यानी कि आपका फोटोग्राफ अपलोड करना होगा आपको, जिसका साइज 20 KB तक होना चाहिए। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट तभी लगेगा इफ एप्लीकेबल, मतलब अगर कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको बता दूं कि अगर आपको फोटोग्राफ का जो अपना साइज है वो आपको यहां पर रिड्यूस करना अगर नहीं आता है तो उस केस में आपको क्या करना है, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है इसके ऊपर, फोटोग्राफ को रिड्यूस कैसे करते हैं, तो वो आप एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, तो वो वीडियो देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे करना है। ठीक है, उसका जो लिंक है वो भी मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं, तो वहां से आप उसको जाकर चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो स्टेप 1 हमारा हो चुका है, और उसके बाद जो मैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करता हूं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म पर यहाँ क्लिक नहीं हो रहा है। यहाँ पर ऊपर जो 3 लाइंस आ रही है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटस करके जो लिख कर आ रहा है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें, वो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया था। उसके बाद छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे, तो इस पर जो मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। अब मैं आपको इस फॉर्म में बता देता हूँ क्या क्या आपको फिल करना है। तो पहला है आपका पाठ्यक्रम का प्रकार, तो आपका कोर्स टाइप क्या है। ठीक है, इसमें ऑप्शन आ रहे हैं नियमित या स्ववित्त पोषित। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका रेगुलर कोर्स है या फिर आप करेस्पॉन्डेंस या फिर डिस्टेंस से कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर कोर्स कर रहे हो कॉलेज से तो आपको नियमित वाला ऑप्शन चूज करना है, अगर आप डिस्टेंस से कर रहे हो तो आपको सेकंड वाला करना है। उसके बाद है पाठ्यक्रम का नाम, तो आपको जो है यहाँ पर अपना नाम जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं नियमित पे सेलेक्ट कर देता हूं पहले। ठीक है, फिर ये रिफ्रेश होगा एक बार पेज। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पाठ्यक्रम का नाम, तो आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। तो जो भी हमने कॉलेज सेलेक्ट करा है तो वहां पे जितने भी कोर्सेज होंगे वो सभी आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैंने KGMO इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस से सिलेक्ट करा था। ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन करते टाइम, तो उसमें जो है सिर्फ 2 ही कोर्सेज आ रहे हैं, एक पैरामेडिकल डिप्लोमा 2 साल का, एक पैरामेडिकल डिप्लोमा 1 साल का। ठीक है, तो जो भी आप इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करोगे वहां पे जो कोर्सेज होंगे वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे, आपको उसमें से अपना वाला सिलेक्ट कर लेना है। फिर है वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच। ठीक है, अब मान लो इसमें जो भी ब्रांच होगी, मान लो अगर मैं पैरामेडिकल डिप्लोमा 2 इयर्स करता हूं तो इसमें काफी सारी ब्रांचेस हो सकती हैं। ठीक है, पैरामेडिकल कोर्स की, जैसे आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर, डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ऐसे करके आपकी अगर कोई ब्रांच है, मान लो अगर आप बीटेक कर रहे हो तो उसमें ब्रांचेस आ जाएंगे, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इस तरीके से तो आपको वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद है पाठ्यक्रम का वर्ष या अवधि। ठीक है, अब मान लो इसमें से जो है मैं एक बार ये पहला वाला सिलेक्ट कर देता हूं। ठीक है, तो पाठ्यक्रम का वर्ष या अवधि यानी कि जो आपका ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स है वो यहां पर आ जाएगा, वो यहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा बेसिकली, तो आपको उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो है ये 1 या 2 सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहां पर जो है पाठ्यक्रम का वर्ष जो है, मतलब ये है कि वर्ष का मतलब है कि कौन सा ईयर है। तो अभी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपका फर्स्ट ईयर ही रहेगा। ठीक है, और अवधि जो है यानी कि आपकी ड्यूरेशन कितनी है, तो वो उसके नीचे ये जो 2 लिखा हुआ है यानी कि वो 2 साल का कोर्स है। ओके, और 1 जो ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब है, और यहां पर जो है पाठ्यक्रम का वर्ष जो है वो सभी को 1 चूज करना है, वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट ही रहेगा क्योंकि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। तो अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो इसका मतलब है कि अभी आप फर्स्ट ईयर में हो अपने कोर्स के। ठीक है, तो यहां पर वो 1 आ रहा है। लेकिन कोई अगर ऐसा कैंडिडेट है, मान लो जिसने पिछले साल अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा, वो इस बार पहली बार भर रहा है, तो वो यहां पर फिर दूसरा साल जो है वो यहां पर चूज कर सकता है। ठीक है, तो वो अपने अकॉर्डिंग कर लेना। तो पहला जो ये 1 जो लिखा है इसका मतलब है कि आपका कौन सा ईयर है,
कौन से ईयर में आप पढ़ रहे हो, कोर्स के फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, जो भी है, और उसके बाद अवधि में जो है यानी कि पूरी ड्यूरेशन कोर्स की कितनी है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये गलत कर दोगे तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। अब उसके बाद है क्या प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर है। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसमें लेटरल एंट्री होता है, जैसे अगर कोई डी फार्मा करके जाता है बी फार्मा करने के लिए, तो बी फार्मा में उसका लेटरल एंट्री एडमिशन होता है। उसी तरीके से मान लो कोई पॉलिटेक्निक करता है, उसके बाद अगर बीटेक में एडमिशन लेता है तो उसका लेटरल एंट्री एडमिशन होता है। तो आपका अगर लेटरल एंट्री है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, अदरवाइज यहाँ पर नो करना होगा। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। उसके बाद है आवासीय या दिवा छात्र। इसका मतलब होता है कि अगर आप या मतलब डे स्कॉलर हो या फिर हॉस्टलर हो, ठीक है। तो डे स्कॉलर यानी कि दिवा छात्र मतलब आप रोज अपने कॉलेज अपने घर से आते हो, या बाहर अगर आपने पीजी ले रखा है, ठीक है, मतलब आप हॉस्टल में नहीं रह रहे हो, तो आपको पहला वाला ऑप्शन यानी कि दिवा छात्र यानी कि डे स्कॉलर चूज करना है। अदरवाइज आवासीय छात्र यानी कि अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आवासीय छात्र आपको यहाँ पर चूज करना है। और वो हॉस्टल का मतलब है कि हॉस्टल वो कॉलेज ने अलॉट किया आपको, ऐसा नहीं कि अगर आप बाहर हॉस्टल लेके रह रहे हो तो आप सेकंड वाला चूज करोगे, ठीक है। अगर सिर्फ कॉलेज ने आपको हॉस्टल अलॉट करके दिया है तभी आपको आवासीय छात्र यहाँ पर चूज करना है। उसके बाद है वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि। तो जो भी आपका अभी कोर्स चल रहा है उसमें जो आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, तो फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लिया है उसकी एडमिशन की डेट क्या है, वो डेट आपकी वही होगी जब आपने एडमिशन कराया होगा। तो आपको एक एडमिशन स्लिप मिलती है, तो वो स्लिप से एक बार अपनी डेट को चेक कर लेना, ठीक है, इसमें गलती मत करना। उसके बाद है पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, ठीक है। तो आपने मतलब वो ये कि मान लो वही यहाँ पर सेम चीज है कि मतलब अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपके वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि भी वही होगी, यानी कि ये जो अभी 2022-23 का एकेडमिक सेशन है, अगर आपने इसी साल एडमिशन लिया है तो आपकी कोर्स की भी वही एडमिशन डेट होगी और जो आपकी इस सत्र की डेट है वो भी वही होगी। अब मान लो ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसने पिछले साल रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वो इस साल अगर कर रहा है तो उसकी जो वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि है वो पिछले साल की हो जाएगी, और इस साल की जो इस सत्र की जो तिथि है वो इस साल वाले की, मतलब इस साल का जो आपका सेशन स्टार्ट हुआ है वो वाली डेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो है गलती मत करना, प्लीज ध्यान से पढ़कर करना, और फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ लेना। उसके बाद है विश्वविद्यालय बोर्ड या एफिलेटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक, ठीक है। ये भरना जो है जरूरी नहीं है, जिस पर आप देख रहे हो रेड कलर का स्टार बन के आ रहा है, सिर्फ वही आपको फिल करने जरूरी है, ठीक है। तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, अगर आप भरना चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद विश्वविद्यालय बोर्ड या एफिलेटिंग एजेंसी का नाम तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है, जैसे यूपीएसएम एफएसी है। उसके बाद है क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों या मेरिट के आधार पर हुआ है। अगर आपका जो एडमिशन है कोर्स में वो 12th के मेरिट पर हुआ है, 12th के मार्क्स के बेसिस पर है, तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है, ठीक है। फिर है पाठ्यक्रम की पात्रता। तो यानी कि पाठ्यक्रम की पात्रता यानी कि जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया उसकी एलिजिबिलिटी क्या थी। आपका जो एडमिशन हुआ है वो क्या 10th के बेसिस पे हुआ है, क्या वो 12th के बेसिस पे हुआ है, क्या वो बैचलर्स के बेसिस पे हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। स्नातक का मतलब आपका बैचलर्स हो गया, फिर परस्नातक या आपका मास्टर्स हो गया, ठीक है, और उसके बाद डिप्लोमा हो गया या फिर पीजी डिप्लोमा हो गया। तो जिस बेसिस पे आपका अभी प्रेजेंटली वाले कोर्स में एडमिशन हुआ है उसकी एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है वो कोर्स आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद है क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश, ठीक है, के माध्यम की प्रवेश परीक्षा से हुआ है। तो अगर आपका सपोज जो भी एडमिशन है अगर वो इसके थ्रू हुआ है, जैसे कि यूपीएसडब्ल्यू या फिर जीकूब या फिर नीट के थ्रू, ठीक है, तो अगर इसके थ्रू इसके एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हुआ है तो आपको यस करना है, अदरवाइज इसमें नो कर देना है, ठीक है। और फिर इसमें आगे कुछ और डिटेल्स मांगेगा तो वो आप उसके अकॉर्डिंग भर लेना अगर आपका नीट वगैरह के थ्रू हुआ है, ठीक है। उसके बाद है हम आगे चलते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पर कह रहा है कि विगत वर्षों के शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल एवं अन्य उच्चतर कक्षाओं का अंकन किया जाए का विवरण, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर अपना हाई स्कूल इंटरमीडिएट जो भी है, ठीक है, वो आपसे अपने आप अकॉर्डिंग पूछ लेगा। अगर आप मास्टर्स में एडमिशन ले चुके तो आपके यहाँ पर बैचलर्स की भी डिटेल्स पूछेगा, ठीक है, या फिर अगर आपने लेटरल एंट्री में एडमिशन लिया तो आपसे डिप्लोमा की डिटेल्स भी पूछेगा। तो पहला हाई स्कूल है, हाई स्कूल की डिटेल्स आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है। उत्तीर्ण वर्ष यानी कि आपने हाई स्कूल जो है कौन से ईयर में यहाँ पर कंप्लीट किया तो वो ईयर सेलेक्ट कर लेना। उसी तरीके से इंटरमीडिएट का कौन सा ईयर सेलेक्ट कर लेना। फिर पूर्णांक और प्राप्तांक। पूर्णांक का मतलब होता है आपके टोटल मार्क्स कितने हैं और प्राप्तांक का मतलब होता है ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो पूर्णांक सपोज 10th में आपके 500 नंबर थे पूरे टोटल सभी सब्जेक्ट के मिला के, और 500 में से मान लो आपके 400 नंबर आए तो प्राप्तांक में 400 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से करना है और जो परसेंटेज है अपने आप कैलकुलेट होकर यहाँ पर आपको दिख जाएगी। फिर आपसे कह रहा है कि बोर्ड या विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम। अब आपने जिस बोर्ड से किया है, यूपी बोर्ड से, उत्तराखंड बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, तो जिस भी बोर्ड से किया उस बोर्ड का यहाँ पर नाम ऐड कर देना, ठीक है।
ठीक है, तो ये दोनों आपको यहाँ पर फिल करने हैं। बाकी जो अपने कोर्स के अकॉर्डिंग फिल करते हो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर खुद से आ जाएगा कि आपको किस किस की डिटेल्स फिल करनी है, तो फिल कर देना। अभी फिल करने के बाद आपको लास्टली यहाँ पर क्या करना है, ये कैप्चा कोड लिख के आ रहा है जैसे 89517, इसको यहाँ पर बॉक्स में फिल कर देना है और नीचे ये एक डिक्लेरेशन है उस पर आपको वेरीफाइड टिक लगा देना है, मतलब टिक लगा देना बस। ठीक है, सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनली यहाँ पर सबमिट कर देना है। ठीक है, ये सबमिट करने के बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। तो मैं ये जो सभी डिटेल्स है एक बार फिल कर लेता हूँ, उसके बाद तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने सभी डिटेल्स को एंटर कर लिया। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ जो मैं आपसे कह रहे थे कि परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली नहीं हो रही, आपको खुद से एंटर करनी है। ठीक है, तो सपोज मैंने मेरा पूर्णांक जो है 500 है, मतलब टोटल मार्क्स मेरे 500 है 10th में, और सपोज ऑब्टेन मार्क्स मेरे 337 है, तो आप कैलकुलेटर से उसमें परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। ठीक है, तो ऑब्टेन मेरे 337 है डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, तो आपकी जो परसेंटेज जो भी आएगी, जैसे मेरी 67.4 आई तो वो मैंने यहाँ एंटर कर दी, और 12th में मेरे सपोज 400 मार्क्स है तो मेरी 80% हो गई। ठीक है, और बोर्ड अपने एंटर कर देना। इस तरीके से आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देनी है। अब यहाँ मैंने कैप्चा कोड फिल कर दिया, उसके बाद यहाँ पर जो है मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक कोई डिटेल मेरे से रह गई है, शायद ये सबमिट पर क्लिक नहीं करने दे रहा है। ठीक है, तो हाँ एक चीज यहाँ पर रह गई है, क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा 12 के अंकों पे। ठीक है, तो मैं इसको यस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया, उसके बाद जो मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो अब ये प्रोसेस हो रहा। अब प्रोसेस होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो शैक्षणिक, यानी कि हमारा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये निजी कह रहे हैं, निजी का मतलब आपका जो पर्सनल एड्रेस वगैरह है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो आवासीय स्थायी पता, आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद पत्र व्यवहार का पता, अगर मान लो देखो आवासीय स्थायी पता का मतलब आपका अभी जो भी प्रेजेंट एड्रेस है, और पत्र व्यवहार यानी कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है। ठीक है, आवासीय सॉरी परमानेंट हो गया, और ये पत्र व्यवहार यानी कि अभी का जो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है। अगर ये दोनों सेम होंगे तो ऊपर बॉक्स पे टिक लगा देना, अदरवाइज इनको 2 बार मतलब अलग अलग फिल करना होगा। ठीक है, उसके बाद है राशन कार्ड संख्या, तो ये डालनी जरूरी नहीं है। अगर आपके पास राशन कार्ड है, आपका नाम उसमें लिखा हुआ है, तभी आप इसमें एंटर करें अपने राशन कार्ड की जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी उसके ऊपर नंबर लिखा होता है, आईडी नंबर, तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपके पास नहीं है या आपका उसमें नाम नहीं है तो आप इसमें एंटर मत करना। ठीक है, और उसके बाद है दिव्यांगता प्रकार यदि विकलांग हो। ठीक है, तो ये आप सेलेक्ट कर लेना, अगर आप दिव्यांग हैं तो यस कर देना, अदरवाइज आप इसमें नो कर देना। ठीक है, यस नो का ऑप्शन नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ पर दिव्यांगता अलग अलग बताई गई है, जैसे दृष्टिहीनता है। ठीक है, तो ये आपका विजुअली इंपेयर्ड जो कैंडिडेट्स होते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। चलन संबंधी विकलांगता, तो जो भी आपकी कैटेगरी होगी इसमें वो आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप इसमें आते हो। ठीक है, फिर ये अगर जब आप इसमें सिलेक्ट करोगे तो दिव्यांगता की परसेंटेज आपसे पूछेगा, फिर दिव्यांगता भत्ता आपसे पूछेगा यहाँ पर, तो वो अपनी एंट्रीज कर देना। दिव्यांग प्रमाण पत्र संख्या आपसे पूछेगा, वो आप यहाँ डाल देना। फिर दिव्यांग आवेदन संख्या, तो एप्लीकेशन नंबर होगा आपका, ठीक है, सर्टिफिकेट का, वो आप यहाँ डाल देना। ये सब फिल करने के बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना है, नीचे फिर से डिक्लेरेशन पे टिक लगा देना है यहाँ पर, जैसे मैंने लगा दिया, और उसके बाद अपडेट कर देना। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रैंडमली फिल कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने इसको फिल कर लिया, अब जो मैं अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और भी मेरे से कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और डालना है। ठीक है, दोनों बॉक्सेस को फिल करना है यहाँ पर, तो मैं ऐसे रैंडमली कुछ भी फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। अब जो है मैं यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ। आपको जो एड्रेस है वो अपने दोनों ही बॉक्सेस में फिल करना है। अब यहाँ पर आपसे बैंक की डिटेल्स मांगेगा, तो वो बहुत ही केयरफुली फिल करना है, क्योंकि जो आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा वो इसी बैंक अकाउंट में किया जाएगा, तो डिटेल्स जो वो गलत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले बैंक का नाम पूछेगा, तो आप सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका बैंक है। ठीक है, सपोज मैं कोई भी एक्सिस बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद जनपद, यानी कि जो आपका रीजन है जहां पर आपका बैंक है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो वो अपना रीजन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका जहां पर बैंक है। फिर ब्रांच का नाम है। ठीक है, तो देखो ब्रांच का नाम और जनपद ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। जनपद का मतलब ये है कि सपोज जो आपका जोन है बैंक का, अगर वो मान लो आपका सिटी नहीं दे रखा, तो उसके ऊपर जो कोई सिटी आता है जिसके अंदर मतलब आपका शहर आ सकता है, तो वो आप सिलेक्ट कर लेना जनपद में। और ब्रांच का नाम जो है वो आपको यहाँ पर खुद से टाइप करना होगा। ठीक है, हो सकता है खुद से टाइप ना करना हो। सपोज यहाँ पर जो है मैं बरेली सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो बरेली के मुझे सभी ऑप्शंस दिखा देगा कि एक्सिस बैंक की जो ब्रांच है वो कहाँ पर है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, बहेड़ी सिविल लाइंस, ठीक है, दीनदयालपुरम, फरीदपुर, तो जहां जहां होगी वो आपको दिखा देगा। तो पहले आपको अपना सिटी चूज करना होगा जहां पे आपका बैंक है, उसके बाद ब्रांच का नाम आपको यहाँ पर खुद से सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। फिर उसके बाद है छात्र या छात्र का बैंक खाता संख्या, तो आपको फिर यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट का नंबर डालना है, और ये बैंक अकाउंट जो है आपके ही नाम पर होना चाहिए, तो ये जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपना बैंक अकाउंट नहीं ओपन करवाया है तो आप जो है बैंक अकाउंट अपना ओपन करवा लें। ऐसा नहीं है कि अपने पेरेंट्स का जो है आप बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में जो है वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अपने खुद से बैंक अकाउंट का नंबर देना है यहाँ पर, और उसके बाद दोबारा यहाँ पर नंबर रिपीट करना है। ठीक है, दोबारा डालने में दोबारा जो है रिपीट करना है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर है IFSC कोड। ठीक है, तो IFSC कोड का ऑप्शन पता नहीं है दे रहा है कि नहीं दे रहा। ठीक है, अभी देगा। जब मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल दूंगा तो IFSC कोड जो है आपको अपने बैंक की चेकबुक पे, बैंक की पासबुक पे लिखा हुआ दिख जाएगा, तो वहां से ढूंढ लेना। अगर आपके पास बैंक की चेकबुक या पासबुक इस टाइम पे नहीं मिलती तो गूगल पे सर्च कर लेना, जहां पर भी आपका बैंक है उसकी ब्रांच है, बस ऐसे डालना, सपोज एक्सिस बैंक सिविल लाइंस बरेली IFSC कोड। इस तरीके से जब आप सर्च करोगे तो IFSC कोड आपको गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उसकी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यह है कि अगर आपके पास चेकबुक या पासबुक है अपने बैंक की तो उस पर एकदम करेक्टली लिखा होगा, वहां से कॉपी करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो वो यहां पर आप एंटर कर दोगे IFSC कोड में। उसके बाद छात्र का बैंक खाता पर अंकित नाम, तो यानी कि जो आपके पासबुक में जो आपका नाम लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट में नेम है, वो आपको यहां पर एंटर कर देना है। उसके बाद फिर से एक बार ये कैप्चा कोड एंटर करना नीचे वाले बॉक्स में, और फिर यहां पर एक डिक्लेरेशन पर टिक करना है, फिर यहां पर अपडेट पर क्लिक करना है। तो मैं इसको फिल कर लेता हूं, फिर हम लोग जो है आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो मैंने बैंक डिटेल्स को ऐड कर लिया, और यहां पर मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि आपको IFSC कोड यहां पर डालने की जरूरत नहीं है। जब आप अपनी ब्रांच को सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली यहां पर आपका IFSC कोड आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बाकी आपका बैंक अकाउंट जो है आधार से लिंक होना जरूरी है, अदरवाइज जो है आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर सभी डिटेल्स कर दी है अपडेट। अब मैं जो है अपडेट पर क्लिक कर देता हूं। ठीक है, तो अपडेट पर मैंने क्लिक कर दिया, अब ये प्रोसेस हो रहा है। अब हम लोग यहां पर नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। ठीक है, जिसमें आपका शुल्क संबंधित डिटेल्स आपको यहां पर डालनी है। तो यहां पर जो है आपका ये है अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क रुपए में। ठीक है, तो ये जो आपको डिटेल है ये आपको अपने अकाउंट सेक्शन से पूछनी पड़ेगी। आपको जो आपका अकाउंट्स का एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे जाके आपको पता करनी पड़ेगी कि आप जो है अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर रहे हो। बेसिकली ये नॉन रिफंडेबल जो आपका शुल्क है, ठीक है, इसकी डिटेल आपको अपने अकाउंट्स से ही पता लगेगी। मतलब जब आपने अपना एडमिशन करवाया था तो जहां पे आपने फी रिसिप्ट वगैरह जहां से ली थी जमा करने के बाद, तो आपको ये डिटेल वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये डिटेल आप वहां से ले लेना, उसके बाद ही इसको फिल करना, आप इसको खुद से फिल मत करना। ठीक है, तो ये जो है आपकी मतलब ईयरली जो भी आपका नॉन रिफंडेबल अमाउंट है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप का अमाउंट बनेगा। और उसके बाद यहाँ पर जो है फिर ये कैप्चा कोड फिल करना है, तो मैं इसको कर ही देता हूं। ठीक है, और यहां पर जो है मैं कुछ भी डाल देता हूं, सपोज मैंने यहां पर 35,000 डाल दिया। ठीक है, ये आपको अपने अकाउंट सेक्शन से पूछना होगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये आपको खुद से नहीं डालना है। ठीक है, तो मैं जो यहां पर अपडेट पर क्लिक कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको नेक्स्ट गत वर्ष की डिटेल्स यहाँ एंटर करनी है, यानी कि जो इस साल का एकेडमिक्स आपका उसकी डिटेल एंटर करनी है। तो यहाँ पर आपको एकेडमिक के बारे में एंटर करना है कि जो भी आपके मार्क्स वगैरह हैं। ठीक है, तो पहला है आपका गत वर्ष का परीक्षा वाल, तो जिसने अभी इसी साल एडमिशन लिया है, ठीक है, तो वो यहाँ पर पास को सिलेक्ट नहीं करेंगे। पास जो है वो बाय डिफॉल्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, प्रोमोटेड विद मार्क्स, रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर्ड, प्रोमोटेड विदाउट मार्क्स, या फिर प्रोमोटेड विदाउट मार्क्स। ठीक है, तो जो भी है तो रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर्ड पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि अभी आपका सपोज फर्स्ट ईयर है तो आपने अभी तक पेपर ही नहीं दिए, तो आपका एग्जाम का रिजल्ट कैसे आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट आपका नहीं आया तो रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली पर आपको यहाँ पर जो है मतलब आपका ईयरली वाइज कोर्स चलता है या फिर सेमेस्टर वाइज चलता है, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसको ईयरली वाइज कर लेता हूँ। उसके बाद गत वर्ष के अंक प्रणाली। ठीक है, तो आपका जो मार्क्स का एवोल्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है आपके कॉलेज में, ये आपको अपने टीचर से कंफर्म करना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ पर मार्क्स आते हैं या फिर परसेंटेज बना के आपको रिजल्ट दिया जाता है तो पहला वाला ऑप्शन चूज करोगे, परीक्षा अंक प्रणाली। अगर आपके यहाँ सीजीपीए दिया जाता है तो सीजीपीए प्रणाली सिलेक्ट करोगे। अगर आपके यहाँ एसजीपीए आता है तो एसजीपीए प्रणाली यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। तो मैं यहाँ पर वार्षिक अंक प्रणाली सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है गत वर्ष का प्राप्तांक, गत वर्ष का पूर्णांक, गत वर्ष का प्रतिशत, ये आपको छोड़ देना है। ठीक है, ये अभी हम एक बार ट्राई कर ले रहे हैं छोड़ के, अगर ये एक्सेप्ट कर लेगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम कुछ इसमें करके देखते हैं। ठीक है, फिर शिक्षण संस्थान का नाम है, तो मैं यहाँ पर सपोज KGMU ही एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपना ये कैप्चा कोड एंटर कर देना। उसके बाद नीचे एक डिक्लेरेशन है, उस पर टिक लगाना है। अब ये मैं आपको बता दूं कि छोड़ना क्यों, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट आया ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं कि आपके कितने मार्क्स के पेपर हुए हैं, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं और कितनी आपकी परसेंटेज आई है। ठीक है, अब यहाँ पर अपडेट पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो अपडेट पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास ये अभी पेज ओपन हो रहा है, इसको ओपन होने देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अपडेट पर जो है मैंने एक बार क्लिक तो कर दिया है यहाँ, आप ये ओपन होने देते हैं इसको। ओके, ठीक है, तो अभी यहाँ पर कुछ एरर तो आया नहीं है, फिर भी मैं देख लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो एक बार जो है मैं यहाँ पर कैप्चा कोड फिर से एंटर कर देता हूँ, 99879। ठीक है, अपडेट पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अपडेट पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हो सभी इंफॉर्मेशन हमारी सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गई है। ठीक है, तो जो आपका ये जहां मैंने आपको बोला कि जिसको छोड़ना है वो आपको छोड़ देना, अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो। ठीक है,
उसके बाद यहाँ लिखा है ठीक है। फिर अब ये क्या है आपका नवीन फ्रेश दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र, ठीक है। और ये लिखा है कि आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियां सफलतापूर्वक भरी गई हैं, ठीक है। तो जो हमने एंट्रीज फिल करी हैं वो सक्सेसफुली यहाँ पर एक्सेप्ट हो गई हैं। आवेदन पत्र को पूर्ण करने हेतु अगला चरण फोटो अपलोड करें, बिना फोटो के आवेदन पत्र पूर्ण नहीं माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको फोटो यहाँ अपलोड करना है, तो फिर आपको कैसे करना है, ये जो आपको होम का आइकन यहाँ पर दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, अपने होम पेज पर पहुंच जाओगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म पर यहाँ पर ग्रीन टिक आ गया यहाँ, यानी कि हमने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिल कर दिया। अब हमें क्या करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। तो फिर वही ऊपर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो 3 लाइन्स आ रही है, 3 लाइन्स पर क्लिक करोगे। यहाँ पर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे, इस पर ग्रीन टिक आ गया। उसके नीचे आ रहा है फोटो प्रपत्र अपलोड करें, तो इस पर जो आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको जो है 20 KB से कम का फोटो अपना अपलोड करना है, साथ ही ठीक है, बस एक फोटो ही अपलोड करना है और कुछ नहीं करना अभी। तो ये मैं यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपको अपनी फाइल चूज कर लेनी है, जो भी आपका फोटो है वो आप अपनी गैलरी में से सिलेक्ट कर लोगे। और आपको यहाँ पर जो अपना फॉर्मेट रखना है वो आपका JPG या फिर JPEG फॉर्मेट ही होना चाहिए, ठीक है। और वो वीडियो आप देख लेना फोटोग्राफ वाली, उसमें आपको पता लग जाएगा JPG कैसे होती है और उसके बाद जो है उसको 20 KB तक कैसे रिड्यूस करना है, ठीक है। तो वीडियो का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो वो एक बार आप जरूर देख लेना। अब वो फोटो सेलेक्ट करने के बाद गैलरी से अपलोड फोटो पर क्लिक कर देना। तो मैं अपलोड फोटो पर यहाँ क्लिक कर देता हूँ, स्टूडेंट अपलोडेड फोटो सक्सेसफुली, प्लीज व्यू योर फोटो ऑन क्लिक व्यू बटन, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर जो आपने फोटो अपलोड किया है, तो व्यू फोटो पे क्लिक करके अपना फोटो एक बार चेक कर सकते हो कि आपका सही अपलोड हो गया है नहीं हो गया है, ठीक है। ये चेक करने के बाद जो है आप फिर से ये होम वाले बटन पे ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे स्टेप 3 पे यहाँ पर मेरा टिक आ गया। उसके बाद स्टेप 4 है आपका इनकम या फिर कास्ट ऑथराइजेशन, ठीक है, जो भी है। ऊपर फिर से आप 3 लाइंस पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ गया, फोटो प्रपत्र अपलोड करके आगे ग्रीन टिक आ गया। फिर आवेदन पत्र को संशोधित करें, ठीक है। तो इस पर मैं आपको क्लिक करके दिखा दे रहा हूं। तो संशोधित करने का मतलब ये है कि अभी तक आपने जितनी भी एंट्रीज यहां पर फिल करी हैं, आप उनको एक बार अच्छे से चेक कर लें। अगर आप उसमें कोई भी गलती है तो अभी आप इस स्टेज पे उसको सही कर सकते हो। अगर हम इसके आगे चले गए तो फिर आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पर आके एक बार अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर लें, मतलब शैक्षणिक निजी ये जो भी आपने डिटेल्स अभी फिल करी है वो एक बार आप सही से चेक कर लें। उसके बाद मैं फिर से होम पर जाता हूं, ठीक है। होम पर जाने के बाद फिर ये 3 लाइन्स पे क्लिक करता हूं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। तो ये जो है मैं ऊपर 3 लाइन्स पे क्लिक कर देता हूं। अभी ये पेज ओपन हुआ नहीं है, ठीक है। मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है अभी, ठीक है। तो अब ये पेज लोड हो रहा है, ठीक है। तो अभी ऊपर आप देख सकते हो जो 3 लाइन्स है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आवेदन पत्र को संशोधित करें। अगर आपको कोई भी करेक्शन करना है तो अभी आप कर सकते हो। अब उसके बाद है आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, तो जो आपका इनकम और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट का ऑथराइजेशन है वो आपको यहाँ पर करना है। तो देखो ये कैसे करना है। अब जो भी आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर पहले आपको अपने इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल्स डालनी है, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट की जो डिटेल्स हैं, आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या, जो भी आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट है उस पर एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा वो आपको एंटर करना है। उसके बाद है आय प्रमाण पत्र क्रमांक, तो उसके बाद जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट का जो नंबर है, ठीक है, उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको एंटर करना है। उसके बाद दिया गया कोड यहाँ पर डालें और उसको यहाँ पर सबमिट कर लेना है, ठीक है। और ये जो है जब तक आप ये एंटर नहीं करोगे तब तक ये जो है आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसी रेंडमली यहाँ पर डिटेल्स डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी नंबर्स यहाँ पर मैंने एंटर कर दिए हैं 82262, ये कैप्चा कोड फिर आपको फिल करना है। फिर मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। सबमिट पर जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये जैसे आ रहा है कि इनवैलिड इनकम एप्लीकेशन नंबर, तो ये एक्चुअली अभी मेरा गलत है क्योंकि मैंने ऐसे रैंडमली यहाँ पर डिटेल्स डाली थी, ठीक है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका इनकम का सर्टिफिकेट है वो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रॉपरली डाल लेने हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इसके आगे हो सकता है कि मैं मूव ना कर पाऊँ, तो लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ और क्या क्या डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होंगी, ठीक है। तो जब आप इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट का अपना ऑथराइजेशन कर लोगे उसके बाद आपको आधार का ऑथेंटिकेशन करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसी तरीके से एक एक स्टेप आपको आगे जाना है, ठीक है। अब एक ही लास्ट स्टेप रह गया इसके बाद। जब आप आए और मतलब जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है उसको आप ऑथेंटिकेट करवा लोगे, उसमें नंबर डालोगे तो वहां पर आ जाएगा कि ठीक है आपका सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सही है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपका ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएगा प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, ठीक है। अभी ये ओपन नहीं है क्योंकि मैंने अभी इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल्स को ऐड नहीं किया है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार नंबर डाल के वहां पर क्या होगा, एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा जिससे आपका आधार लिंक होगा, ठीक है। तो वो ओटीपी आपको वहां पर डाल के अपना आधार कार्ड वैलिडेट कर लेना है और
वो करने के बाद आपका पूरा वहां पर काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब काम खत्म होने के बाद जो है फिर यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। यानी कि आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म अपना प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा, उसको प्रिंट कर लेना। वो 3-4 पेजेस का होगा पूरा। ठीक है, मतलब उसको अपनी गैलरी में सेव करके रख लेना। ठीक है, और वो करने के बाद जो लिखा है यहाँ पर कि जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का प्रिंट 3 दिन बाद अवश्य करें। ठीक है, तो जब आप ये कर लोगे, अपना फॉर्म सबमिट कर दोगे, तो उसके बाद थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, वो वहां पर सारी डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगे और फिर ये नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर से आपको वो प्रिंट लेना होगा जो कि लिखा है कि 3 दिन बाद अवश्य करें। ठीक है, तो 3 दिन बाद जो है, तो ये जो पहला वाला आ रहा है कि आपका जांच है तो आवेदन प्रिंट करें, तो ये तो सिर्फ आपकी डिटेल्स आएंगी जो आपने डिटेल्स एंटर करी है। लेकिन ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, ये वाला आपका तभी खुलेगा जब आपकी सारी डिटेल्स जो है वो सक्सेसफुली वहां पर वेरीफाई हो जाएंगी ऑनलाइन। ठीक है, तो ये जब आपको खुद से पता लग जाएगा, आप जो है 1 दिन बाद चेक करना है इसको लॉग इन करके। जब ये ऑप्शन खुल जाएगा तो फिर से आप एक बार इसका प्रिंट सेव कर लेना और फिर ये जो प्रिंट है ये आपको अपने इंस्टीट्यूट में जमा करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना। और यहाँ पर नीचे चेक करंट स्टेटस आ रहा है, तो यहाँ पर अपना करंट स्टेटस भी देख सकते हो आप क्या चल रहा है। तो इस तरीके से आपको अपना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिल कर लेना है। अब आई होप आपको सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आधार ऑथेंटिकेशन के बाद जो आपको एप्लीकेशन लॉग करना है, फिर रिसीव हार्ड कॉपी एट इंस्टीट्यूशन। ये आपके स्टेप जैसे जैसे कंप्लीट हो जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर ग्रीन मार्क आता रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको कंप्लीट फॉर्म फिल कर लेना होगा। और यहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। इसके आगे का जो भी प्रोसेस होगा उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।